नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार हम लेकर आते हैं खास मेहमान। और इस साल यानी 2025 हर बार वैसे तो कुछ नया होता है शहर में, लेकिन 18 जून को बलिदान मेले में जो आप भव्य नाटक देखते हैं, उसी महानाट्य के डायरेक्टर आज चंद्र प्रताप सिकरवार सर हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी गूंज टीम को मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, धन्यवाद। और सर से आज हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं उसी महानाट्य को लेकर, क्योंकि सालों से शहर में सर के द्वारा वो महानाट्य हम देखते हुए आ रहे हैं। सर उसे डायरेक्ट करते हैं। 250 लोगों की ये टीम होती है, जिसमें ऊंट, बग्गी, बैल, बकरी, सारी जो जानवर हम कहें यूज होते हैं। तो इन लोगों का, इन चीजों का कोऑर्डिनेशन होता है, वो अपने आप में चैलेंजिंग है। तो बहुत सारी बातें आज हम सर से जानने वाले हैं। सर, ये चर्चा हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो एज अ कलाकार, एज अ आर्टिस्ट, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। निश्चित रूप से ये एक एक्सीडेंटल जर्नी है। जी। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपको भी सुनना। बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मेरी हॉबीज स्पोर्ट्स है। मेरा कला से दूर दूर का नाता नहीं था। मैंने स्कूलिंग में अपना स्पोर्ट्स किया और मैं ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, फुटबॉल वर्ल्ड कप, टेनिस, इसको बहुत फॉलो करता रहा बचपन से। जब भी मेरी उम्र रही होगी 7 या 8 साल, जब से मैं ये सारे ग्रैंड स्लैम देखता हूँ, टेनिस के, ओलंपिक देखता हूँ, फुटबॉल वर्ल्ड कप देखता हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र से मैं देखता आ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी स्कूल लाइफ की थी। मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो जनरली होता है कि नई उमंग होती है कॉलेज में जाने के बाद, और सोच में भी परिवर्तन आता है कहीं ना कहीं, और हमारा माइंड भी ब्रॉड होता है। तो मैं एमएलबी कॉलेज का स्टूडेंट था। तो एमएलबी कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी, स्पोर्ट्स की भी, कल्चरल की भी। तो मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि हम ड्रामे की टीम बना रहे हैं, आप आएंगे क्या? तो उत्सुकता तो होती है निश्चित रूप से, नया स्टूडेंट कोई होता है तो मैंने कहा ठीक है, वैसे मैं स्पोर्ट्स में जा रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि ड्रामे में आना है तो मैं आपकी टीम का मेंबर बनता हूँ। ये क्यूरियोसिटी थी, जानने की प्रवृत्ति कि ड्रामे में होता क्या है। जी। तो उसके बाद एक टीम बनाई उन्होंने, डायरेक्शन उन्हीं का था, उन्होंने कलेक्ट करके एक टीम बनाई। तो वहां पर क्या है कि ड्रामे की एक बहुत बड़ी परंपरा है। 1938 से एमएलबी कॉलेज में ड्रामेटिक क्लब बना हुआ है और वो नेशनल तक रिप्रेजेंट करता है एमएलबी कॉलेज का जो ग्रुप है। तो जब हमारे सीनियर्स को मालूम हुआ कि जूनियर्स ने एक टीम बना ली है, तो उन्होंने हमारे जो डायरेक्टर थे उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा नहीं, आप टीम नहीं बनाएंगे, टीम हमारी ही जाएगी, जाती रही है और आगे भी जाती रहेगी। हम लोग चूंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, थोड़ा टेंशन हुई इसके अंदर। तो हमारे डायरेक्टर ने हमसे बात की कि ऐसा ऐसा है, हम पे दबाव है काफी, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ दें, क्या गिव अप करें? मैंने कहा देखिए, एक कदम अगर आगे बढ़ाया है तो अब अपन एक कदम पीछे नहीं बढ़ाएंगे, हटाएंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम भी अपनी टीम जो बन चुकी है, प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस करें, कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। तो हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस की। हम फिर कॉलेज से हटके हमने दूसरी जगह प्रैक्टिस का स्थान तय किया, जिससे कि उनको मालूम ना पड़ता है, क्योंकि सीनियर्स थे, उनका भी सम्मान रखना था। तो हमने लगातार 2 महीने प्रैक्टिस की। फाइनल डे जिस दिन कंपटीशन होना था, तो हमारी सीनियर टीम को मालूम नहीं था कि हमारी तैयारी चल रही है। तो उस दिन वो लोग तो जनरली एक बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ है, और उनका कहना था कि टीम अकेली हमारी जीतेगी। अचानक हम लोगों को वहां पर पदार्पण होता है, हम लोग पहुंच जाते हैं, तो टेंशन क्रिएट हो जाती है और वहां पर एक माहौल, बहुत ही खतरनाक माहौल क्रिएट हो जाता है। उन्होंने हमें चैलेंज किया कि अगर आप स्टेज पे आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, और ऐसा वैसा तमाम चीजें। हमने कहा जो होगा तो देखेंगे, कंपटीशन तो होगा। फाइनली हमने अपना नाम एंट्री कराई और कंपटीशन हुआ। बहुत दबाव के बावजूद भी वो कंपटीशन हुआ। तो हमने, पहला नंबर हमारे था, हमने अपनी परफॉर्मेंस दी। मजबूरी में उनको भी अपनी परफॉर्मेंस देनी थी, क्योंकि कंपटीशन है, चालू है कंपटीशन। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी और फाइनली हम उसमें विनर हुए, जीते हम। जीतने के बाद चूंकि हमें फिर रिप्रेजेंट करना था कॉलेज को यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में फिर इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, जो जीतता है फिर वो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे अंदर बड़ा उत्साह था कि एक बड़ी जीत मिली हमको। तो हम लोग फिर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करने लगे, इंटर कॉलेज के लिए। लेकिन जो सीनियर्स थे उन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे डायरेक्टर पर दबाव बना के और उनसे राइटिंग में ले लिया कि हम अपनी टीम को आगे ले जाने में सक्षम नहीं है और हम अपना नाम वापस लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड नंबर की टीम थी वो ऑटोमेटिकली जाएगी, रिप्रेजेंट करेगी कॉलेज को, और हमको जानकारी नहीं थी कि हमारे डायरेक्टर ने ऐसा किया है। बाद में हमें मालूम पड़ा, डेट आ गई यूनिवर्सिटी की, और हमने अपने डायरेक्टर से कहा कि हमको चलना है, हम तैयारी इतनी कर रहे हैं।
तो वो गायब हो गए, वो हमको मिले ही नहीं। बाद में हमें मालूम पड़ा कि सीनियर टीम ने जाके वहाँ प्ले भी कर दिया है और वो जीत के आगे बढ़ गई जी। तो इतनी बड़ी जब घटना हुई तो हमको सबक मिला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ हमारे साथ में। वो दिन हम लोगों के जीवन पर एक बहुत बड़ा दिन साबित हुआ और हमने तय किया कि अब हम खुद रिप्रेजेंट करेंगे, खुद लीड करेंगे अब हम। और उस दिन से ही हमने तय किया कि अगला वर्ष जो होगा उसमें हम जोरदार मुकाबला करेंगे और जीतते हुए हम आगे जाएंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि मुकाबला हुआ। अगले वर्ष फिर हमने पूरी तैयारी से गए, हमने वो सीनियर टीम को हराया, इंटर कॉलेजिएट जीता, यूनिवर्सिटी की टीम बनी, यूनिवर्सिटी से हम स्टेट खेलने लिए गए और नेशनल तक गए हम लोग। तो ये इतनी बड़ी इंसिडेंट था, इतना बड़ा इंसिडेंट था वो कि उसने हमारा पूरा जीवन को बदल के रख दिया। हम एक स्पोर्ट्स पर्सन थे लेकिन एक्सीडेंटली हम लोग कल्चर में आ गए, लेकिन फिर उसको भी हमने इतना प्रोफेशनली किया कि एक एक चीज पर फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते। और यकीनन जीवन में प्रतिस्पर्धा से कभी मत डरिए, क्योंकि अगर आप अपने मनोबल के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बदल सकते हैं। और यकीनन अगर आपका धैर्य और मनोबल मजबूत है तो आप बदलेंगे भी, लेकिन चीजें पॉजिटिव वे में कैसे बदलना है ये आप पे डिपेंड करता है। सर, इसी के साथ में एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि हर साल हम देखते आते हैं बलिदान मेला, और बलिदान मेले का सबसे बड़ा आकर्षक का केंद्र होता है महानाट्य, जिसमें चाहे हम जानवरों की बात करें, एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की बात करें, तो हर कोई लोग जुड़ा होता है, एक बड़ी टीम है सर। ऐसे में कितना चैलेंजिंग होता है इन सबको एक साथ लाके कोऑर्डिनेट करना? निश्चित रूप से आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं बलिदान मेले के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बलिदान मेले का प्रारंभ 2000 में हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं लक्ष्मी बलिदान मेला समिति के आदरणीय श्री जयभान सिंह जी पवैया, जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके प्रयास से ये बलिदान मेला प्रारंभ हुआ। नहीं तो पहले लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर इस तरह का मेला कोई आयोजित नहीं होता था और चुनिंदा लोग पुष्पांजलि करने के लिए जाते थे। तो उन्होंने वो बीड़ा उठाया और आप आश्चर्य करेंगे कि वो बीड़ा जो उन्होंने उठाया आज वो अपनी 26 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। और पूरे देश में मुझे लग रहा है जलियांवाला बाग मेले के बाद, क्रांति मेले के बाद या उसके समकक्ष अब बलिदान मेले की गिनती पूरे देश में होती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्वालियर की दृष्टि से। तो मैं इसके लिए आदरणीय पवैया जी को मैं बहुत उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और ग्वालियर की तरफ से आभार भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। जहां तक ड्रामे की बात है, जहां तक महानाट्य की बात आपने जैसा कहा, तो ये महानाट्य 2000 में पहला जब बलिदान मेला हुआ उस वक्त हुआ, फिर 2006 से ये निरंतर ये हो रहा है बलिदान मेले में। उसमें बलिदान मेले में हम लोग चूंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम 17 और 18 तारीख के होते हैं। 17 को मसाल रैली होती है और प्रदर्शनी भी लगाई जाती है लक्ष्मीबाई जी के जो हथियार थे उनके, उसके संदर्भ में एक अच्छी प्रदर्शनी लगती है। इसमें हजारों बच्चे आके देखते भी हैं। फिर 18 जून को जैसा आपने बताया महानाट्य का आयोजन होता है जी। और उसके बाद फिर कभी सम्मेलन होता है, शहीदों का सम्मान भी होता है उसमें। तो महानाट्य निश्चित रूप से जब प्रारंभ हुआ तो ये कल्पना नहीं थी कि इस स्तर पर चला जाएगा। वो जब पहली बार हुआ 2006 में, फिर उसके बाद अगले वर्ष हुआ, तो हमने लगातार उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करते हुए गए। पहले हमने जब प्ले किया अपना ये महानाट्य किया तो हमारी संख्या 50 की थी। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई कलाकारों की, 100 हुई, 150 हुई, 200, अब ये 250 कलाकार के साथ हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकारों के साथ इसमें जानवरों का भी प्रयोग हम लोग करते हैं ताकि ये पूरा आभास ऐसा लगे कि उसी दौर में हम पहुंच जाएं। 1857 के दौर में हम दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम उसमें घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती हैं, घोड़े पर बैठकर युद्ध करती हैं अंग्रेजों के साथ, तो बाकायदा हम उसी तरीके का चित्रण भी करते हैं, उसी तरीके का हम दिखाते हैं पब्लिक को, दर्शकों को। तो दर्शकों को भी लगता है कि बिल्कुल हम 1857 के दौर में आ चुके हैं, ऐसा फील करते हैं वो। हम ऊँटों का प्रयोग करते हैं। हम महारानी लक्ष्मीबाई का जब विवाह समारोह होता है तो रथ का प्रयोग करते हैं। बहुत एक जबरदस्त आतिशबाजी होती है, एक साथ 100 लोग उसमें नृत्य करते हैं। हम शिवाजी का राज्याभिषेक भी दिखाते हैं उसके अंदर, हिंदवी स्वराज की जो इन्होंने स्थापना की उनका भी हम उसमें जिक्र करते हैं। और घोड़ों का प्रयोग, ऊँटों का, रथों का, बैलगाड़ी का, तो जो जहाँ जैसी आवश्यकता है उन संसाधनों का इस्तेमाल करके आज मुझे लगता है ये भारत की बात करूं तो महारानी लक्ष्मीबाई पर आधारित ये भारत का सबसे बड़ा महानाट्य है जी।
और एक सुंदर विज़न के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए डायरेक्टर की जितनी ज़िम्मेदारी होती है वहीं ना दर्शकों की भी उतनी ज़िम्मेदारी होती है। तो जब ये तालमेल आप देखते हैं 18 जून को फूलबाग मैदान पे, यकीन मानिए रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है और स्पेशली तब जब आप खुद उसका हिस्सा बनकर उस चीज़ को जीते हैं तो वो आपको एक अलग अनुभव देता है। और मैं यही कहूँगी 18 जून बेहतरीन सा दिन है। आइए सपरिवार आइए देखिए और जिए उस पल को कि 1857 में कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने हमें आज की स्वतंत्रता को महसूस कराया है। सर इसी के साथ मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगी, एक्टिंग की हम बात करें बहुत सारी यंग जो जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, कला के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन स्पेशली बात करूँ फ़िल्म, टेलीविज़न उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। ऐसे में कई बार वो भ्रमित भी हो जाते हैं। तो थिएटर जैसा कि नींव का काम करता है किसी भी एक्टर के लिए, तो कितना ज़रूरी है थिएटर करना किसी एक्टर के लिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो यंगस्टर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं फिल्म में, अपना अभिनय में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि फ़िल्मों में जाने से पहले मुझे लगता है कि आपको थिएटर में हाथ आज़माना चाहिए। ये बहुत बेसिक है। जब आप थिएटर में आते हैं तो आप बहुत बारीकी से अभिनय के बारे में सीखते हैं। आपका वॉइस कैसा होना चाहिए, आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, आपके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, आपका पूरी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, जी, इस पे थिएटर के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। अगर आपने इन सारी चीज़ों को थिएटर के माध्यम से सीख लिया, तो निश्चित रूप से जब आप फ़िल्म जगत में जाएँगे, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा और आप बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत तेज़ गति से आगे जाएँगे, जी। सफलता की सीढ़ी अग्रसर होंगे। तो मुझे लग रहा है कि जिसको अपने फ़िल्म कैरियर बनाना है, फ़िल्मों में कैरियर बनाना है, उनको कम से कम 1 साल, 2 साल थिएटर लाइन में देना चाहिए। जी, ये उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जी। उनके कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप कुछ सीख कर कहीं पर प्रदर्शन करने जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं और यही चीज़ आपको थिएटर सिखाता है कि कैसे विषम परिस्थितियों में लड़ा जाए, अपने आप को खड़ा रखा जाए और इस भागती-दौड़ती ज़िंदगी में 2 पल सुकून के खुद के साथ ज़रूर जिए जाएँ। सर इसी के साथ युवाओं की मैं बात करूँ, अगर आज जैसे प्रतिस्पर्धा का दौर है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हम लोग जॉब्स में भी हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ऐसे में स्वाभाविक है सर किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन होना, क्योंकि जब आप किसी से भी अपनी तुलना करते हैं तो कहीं न कहीं जब हम अपने आप को किसी से पीछे पाते हैं, तो ये चीज़ें हमें घेर लेती हैं। ऐसे में कला का कितना बड़ा योगदान है कि हम इस तरह की किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बचा सकें? निश्चित रूप से कला का बहुत महत्व है। यदि आप किसी भी कला से जुड़े हैं, केवल ड्रामा ही नहीं, अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं, आप पेंटिंग में रुचि रखते हैं या किसी और कला का आप साथ रखते हैं अपने, तो मैं बिल्कुल गारंटी से कहना चाहूँगा आपसे कि आपके अंदर डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। क्योंकि आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं कला के माध्यम से। कला आपको संबल प्रदान करती है, कला आपको आत्मविश्वास देती है और जब आप इन कंडीशंस में कभी आते हैं, इन परिस्थितियों में जब आप होते हैं, जब आपको डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो आप कला के माध्यम से उस डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से भी महसूस किया है और हमारे बहुत सारे कलाकार हैं वर्कशॉप में, जैसे हम लोग हर वर्ष वर्कशॉप भी लगाते हैं, ये हमारा 19वाँ साल है वर्कशॉप लगाते हुए। तो मैं देखता हूँ कि कई विद्यार्थी आते हैं, मेरी उनसे व्यक्तिगत चर्चा होती है, कई विद्यार्थी डिप्रेशन में घिरे हुए होते हैं, लेकिन जब वो हमारे ड्रामे में आते हैं, हमारी वर्कशॉप को अटेंड करते हैं, तो 20 दिन, 25 दिन बाद उनके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है, अलग तरह का एक विश्वास जागृत होता है और बताते भी हैं कि सर, अब जब से मैंने ये कला सीखी है, जब से मेरे अंदर इस तरह की नकारात्मक चीज़ों का अभाव हुआ है, नकारात्मक चीज़ें हटी हैं और सकारात्मकता की तरफ मैं बढ़ा हूँ। तो मेरा यही कहना है युवाओं से कि आप किसी न किसी कला को अपने साथ रखिए, बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। क्योंकि जीवन में जिस तरह से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से ये समस्याएँ भी आ रही हैं, डिप्रेशन जैसी समस्याएँ। लेकिन यदि आपने किसी कला को अपने साथ रखा है, किसी कला में आपकी महारत है, मैं तो कहता हूँ महारत नहीं भी है, लेकिन कला के आप शौकीन हैं, आपकी हॉबी है कला के प्रति, तो आप उसको ज़रूर जीवित रखिए जीवन में। आप कहीं भी, किसी भी स्तर पर पहुँच जाएँ, लेकिन अपनी हॉबी को ना छोड़िए आप। ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, नहीं तो आप मशीनी हो जाएँगे और जब आप मशीनी हो जाएँगे, तब आप निश्चित रूप से मानिएगा कि डिप्रेशन आपको आएगा। जी। लेकिन कला पक्ष अगर आपका है, वो किसी भी स्तर का हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपसे कि आप
डिप्रेशन या नकारात्मकता से बहुत दूर रहेंगे और सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। जी। और अप्स एंड डाउन्स आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप इसे कैसे लेते हैं? दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। और जैसे कि सर ने कहा कि कभी भी कला को अपने से अलग मत कीजिए। आप जिस भी चीज के शौकीन हैं, गाने में हो, डांस में हो, थिएटर में हो, जो भी करना चाहते हैं, यकीन मानिए कीजिए, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी में अगर 2 पल सुकून के खुद के साथ चाहिए, तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से और विषम परिस्थिति से, जब अलग तरह की सिचुएशन से आप घिरते हैं, तो यही चीजें होती हैं जो आपको इस परिस्थितियों से निकाल के ले जाती हैं। सर, इसी के साथ में एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बात करें कि आप राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय में भी जनभागीदारी सदस्य हैं सर। जी, मैं उसका कार्य परिषद सदस्य हूँ, जी। राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय। जी। तो सर, उस नाते मैं जानना चाहूंगी, क्या आपके दायित्व है, क्योंकि आप खुद कलाकार हैं, कला के कॉलेज से जुड़े हुए हैं। जी। राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय पूरे मध्य प्रदेश का कला क्षेत्र का एकमात्र विश्वविद्यालय है। जी। और लगभग इस विश्वविद्यालय से 140 कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, जो पूरे प्रदेश में है। और जैसा कि आपको इसके नाम से ही चरितार्थ होता है कि ये कला क्षेत्र में काम करने वाला विश्वविद्यालय है। और निश्चित रूप से जब से इसकी स्थापना हुई है, तभी से निरंतर तरक्की कर रहा है और पूरे प्रदेश में कला क्षेत्र में इसने काफी काम किया है। हमारे, जैसे मैंने बताया, 140 कॉलेजेस के साथ लगभग 50,000 विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं, जी। जो कला क्षेत्र में अपनी डिग्री वगैरह कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, ये भी कर रहे हैं। और कला क्षेत्र में राजा मानसिंह का एक विशेष स्थान है। आज हम कला को प्रमोट करने के लिए कई सारे कोर्सेज के साथ हम कला को प्रमोट करने के लिए वर्कशॉप भी लगाते हैं। इसके साथ ही कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए भी हमने कई कार्यक्रम यहाँ पर किए हुए हैं। और उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश की जो कला है, लोक कलाओं के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम मध्य प्रदेश के इंटीरियर में जाएं तो हमारी लोक कलाएं बहुत रिच हैं, बहुत संपन्न हैं। जी। और आदिवासी क्षेत्र में जाएं, वनवासी क्षेत्र में जाएं, उनकी कला बहुत महत्वपूर्ण है, जो विलुप्त भी होने के कगार पे है। कई कलाएं ऐसी हैं, हम लोग उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि उसको भी हम जनमानस में लेकर आए और उसके महत्व को प्रतिपादित करें। निश्चित रूप से हर कला का महत्व है। तो राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और आने वाले समय में आपको इसके परिणाम भी समाज के सामने देखने को मिलेंगे। जी। और यकीनन समाज से हम सभी लेते हैं, लेकिन जब आप समाज को कुछ देते हैं, क्योंकि अब जब आप सीख रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हमारा उतना ही दायित्व बनता है कि जो हमने समाज से लिया है वो हम उसे देकर भी जाए। और कला एक ऐसी चीज है, अगर हम संजो के रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगी। तो सर, जैसे कि सर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, महानाट्य से जुड़ी हुई, सर वंदे मातरम समूह के संस्थापक हैं, जिसका समर कैंप हर बार 1 जून से 20 जून महाराजबाड़ी के घोरकी में आयोजित किया जाता है, जिसमें 250 से 300 की संख्या में बच्चे भाग लेते हैं और इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान वो कला सीखते हैं, कला को जीते हैं। और मुझे लगता है जब ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी विजन के साथ, जहां पर आपको अपने क्रांतिकारियों को करीब से जानने का, करीब से समझने का मौका मिले, यकीनन वो चीजें हमें देशभक्ति की ओर भी ले जाती हैं। सो सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ग्वालियर वासियों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आप सभी को आमंत्रण देना चाहूँगा कि लक्ष्मीबाई बलिदान मेला का आयोजन 17 एवं 18 जून को आयोजित किया जा रहा है। तो आप सभी 17 एवं 18 जून को अवश्य लक्ष्मीबाई जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उस आयोजन में आए। 18 तारीख को हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा, जो साय 7 बजे से होगा, जिसमें खूब लड़ी मर्दानी महानाट्य का प्रदर्शन होगा साय 7 बजे से। उसके बाद शहीदों का सम्मान का प्रमुख कार्यक्रम होगा और उसके बाद कवि सम्मेलन होगा। तो आप सभी शहर वासियों से मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से, गूंज हमारे रेडियो के माध्यम से, कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 18 जून को साय 7 बजे अधिक से अधिक संख्या में आइए और महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि हमारे शहर की गौरव हैं, उनको आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करें। साथ में मैं ग्वालियर शहर के सभी नागरिकों से निवेदन भी करूंगा कि हमारा जो शहर है वो संगीत शहर है। हमारी पूरे वर्ल्ड में म्यूजिक के क्षेत्र में पहचान है ग्वालियर की। तो आप सभी का भी ये दायित्व बनता है कहीं ना कहीं कि इस कला के प्रोत्साहन के लिए आप जो भी योगदान दे सकते हैं, अगली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, मैं दोनों के लिए मैसेज देना चाहूंगा। ये यहाँ के नागरिकों का कर्तव्य भी है कि वो किसी न किसी रूप में कला से जुड़कर राष्ट्रीय भावना के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। तो कला को प्रोत्साहित करें, यही मेरा
ग्वालियर वासियों से अनुरोध है, आग्रह है। जी। और कला का शहर है ग्वालियर, गर्व का शहर है ग्वालियर, और उसी गर्व के साथ याद रखिए क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है उस बलिदान के साथ उन्हें नमन करने की। तो 17-18 जून जरूर आए फूलबाग मैदान, महारानी लक्ष्मीबाई समाधि। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपको और गूंज की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।